गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ रहे हैं? एक फिजिक्स जो क्लास 12 की फिजिक्स होती है उसमें पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी के अंदर ये एक टॉपिक आता है कैपेसिटर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अपना जो भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, या आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जेईई मेंस का दे रहे हो, एडवांस का दे रहे हो, सब में ये कहीं ना कहीं से ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही प्यार से, फुल कंसिस्टेंसी से सुनिएगा सभी को, समझ रहे हैं? और जो भी इसमें आपको लगेगा पढ़ने के दौरान कि इसको लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, तो आप उसको नोट कर लेंगे। समझ गए? तो आपका समय बर्बाद हो, मैं तुरंत शुरू करता हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है चार्ज के ही फॉर्म में। कैपेसिटर क्या है? सिंपली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। जब आप ये बोलते हैं कि ये एक डिवाइस है और ये चार्ज को स्टोर करता है, तो आ, हो सकता है कि आपके ही दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपसे कोई पूछ ले कि सेल और कैपेसिटर में क्या फर्क है, सेल या बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क है, क्योंकि वो भी चार्ज स्टोर करता है, ये भी चार्ज स्टोर करता है। तो सेल या बैटरी जो होता है वो चार्ज को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज को चार्ज के फॉर्म में नहीं स्टोर करता है ना? सेल या बैटरी चार्ज को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, और कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है? तो कैपेसिटर के लिए आप क्या कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच स्टोर चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है? और इसकी जो कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जो कैपेसिटर है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उस पर कैपेसिटी डिपेंड करेगा, है ना? चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो उसके शेप या फिर साइज पे डिपेंड करता है। हम यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन में देखा हूँ कई बार एग्जाम में पूछा है, ऊपर लिखा होता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है शेप एंड साइज, तो आपको शेप एंड साइज पर टिक लगा देना होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है? और वैसे भी आपके पास खुद ही ये कॉमन सेंस है कि कोई भी जो स्टोर करने वाला डिवाइस होता है, जैसे बाल्टी ही ले लो, तो बाल्टी भी एक तरह से कैपेसिटर है, क्योंकि वो भी तो स्टोर करता है ना, पानी उसमें रख सकते हो या कोई भी लिक्विड उसके अंदर रख सकते हैं। तो बाल्टी की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जो बाल्टी का कैपेसिटी है वो उसके डिजाइन पर ही तो डिपेंड करेगा, मतलब उसका शेप क्या है, साइज क्या है, इसी पे डिपेंड करेगा। एकदम वैसे ही कैपेसिटर की भी कैपेसिटी उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगी, ठीक है? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी कैपेसिटर हो तो वो की कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है? आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हाँ, तो ये टॉपिक है प्रिंसिपल, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? तो कोई भी कैपेसिटर हो उसका जो कैपेसिटी होता है, कोई भी कैपेसिटर हो उसकी जो कैपेसिटी होती है, सॉरी, किसी भी कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल होता है वो
इस बात पर डिपेंड करता है कि जैसे जब हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज करता है, चाहे वो कोई भी कैपेसिटर हो। जब आप उसको चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल राइज करेगा, यानी किसी भी कैपेसिटर के लिए ये बात सही है, जो कि यही प्रिंसिपल है फॉर एनी कैपेसिटर। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करना चाहते हैं, इसको आराम से या फिर आसानी से समझना चाहते हैं, तो आपको मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उसको देखना होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसको बनाने से पहले हम आपको एक बात शेयर कर रहे हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी बात, कोई भी टॉपिक है, तो वो आपको हम उसकी जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, वो मैं आपको दे पाऊँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें, और अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसे आप क्रैक कर सकें। तो इसके लिए आपका मुझे बस एक कोऑपरेशन चाहिए कि आप मेरी बात को ध्यान से सुना करिए, धीरज से सुना करिए, जो किसी भी विद्यार्थी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसके अंदर धीरज होना चाहिए। तो आप इत्मीनान से बात को सुना करिए और इत्मीनान से जो मैं बताता हूँ उसको समझा करिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अगर आपको समझना है कि कोई भी कैपेसिटर हो, उसके लिए चार्ज उसके पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये समझना है तो आप ऐसे समझें, आप एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है ना, बाल्टी को आप कैपेसिटर समझ लीजिए, और इसमें जो आप लिक्विड डाल रहे हैं, ये कोई लिक्विड है जो आप डाल रहे हैं, इसको आप चार्ज समझ लीजिए, लिक्विड को आप मान लीजिए कि वो चार्ज है, और बाल्टी में, बकेट में जो लिक्विड का हाइट है, इसको आप पोटेंशियल मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लेना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से डिनोट है ना। तो अब देखो, जैसे जैसे इस बाल्टी में, बाल्टी मतलब कैपेसिटर में, जैसे जैसे लिक्विड डालते जाएंगे तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ना, जैसे जैसे लिक्विड डालेंगे वैसे वैसे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। और लिक्विड को हम क्या बोले थे, क्या समझना है, लिक्विड को आपको चार्ज समझना है, और जो हाइट है उसको क्या समझना है, पोटेंशियल समझना है। तो जैसे जैसे चार्ज डालेंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी, मतलब कि पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए ना। तो कोई भी कैपेसिटर हो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या है प्रिंसिपल? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो C से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो C है, C को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, है ना। थोड़ा सा मैं इस कैपेसिटेंस के बारे में आपको बता दूं। नोट अबाउट सी के बारे में कुछ बात है। ये टॉपिक बड़ा है, वाइड है, तो सिर्फ एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, इसको 2 से 3 या फिर हो सकता है 4 पार्ट में मुझे कंप्लीट करना पड़े, क्योंकि इसमें जितनी बातें, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगे, मैं चाहूँगा कि वो सब आप कंटिन्यूसली वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो C के लिए पहली चीज ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात यह है कि इसका जो SI यूनिट है, C का जो SI यूनिट होता है ये फैरड होता है। अदर यूनिट में, जो अदर यूनिट है इसके, C के जो अदर यूनिट हैं वो जैसे माइक्रो फैरड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पिको फैरड इस्तेमाल करते हैं, मिली फैरड भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 माइक्रो फैरड जो है वो 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर होगा।
और पिको फैरेड वो 10 के पावर माइनस 12 फैरेड के बराबर होता है। उसी तरह से नैनो फैरेड 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड के बराबर होता है ना। तो सी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट इसका फैरेड होता है, फैरेड भी कह सकते हैं, और कूलम अपॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सी के ही बारे में कुछ बातें और आप देखिए, ये अबाउट सी ही बात हो रही है अभी भी, है ना। जैसे डायमेंशन क्या होगा इसका, सी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन V। ठीक है, V की जगह पे आप W अपॉन Q फर्दर लिख सकते हैं, तो Q ऊपर आएगा तो Q स्क्वायर अपॉन W, तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है और उस पर होल स्क्वायर है, और वर्क का डायमेंशन mL2 T-2 होता है ना। तो ये हो जाएगा A2 T2 mL2 T-2, और ये फाइनली हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन m टू द पावर -1 L टू द पावर 2 T टू द पावर 4 एंड A टू द पावर 2। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन है, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे करके। एक बार फिर से इस फॉर्मूले पर जरा ध्यान लगाओ आप लोग। C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम चार्ज 1 कूलम लेते हैं और पोटेंशियल 1 वोल्ट लेते हैं, तो जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड के इक्वल होगा। तो हम यहाँ 1 फैरेड को अगर चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, क्या कहेंगे हम, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, when we give 1 coulomb charge to capacitor to increase its potential by 1 volt, then capacity will be 1 farad। तो कैपेसिटी 1 फैरेड होगी, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटर के शेप पर और उसके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर, अलग अलग प्रकार का मतलब अलग अलग शेप एंड साइज का कैपेसिटर पढ़ना होता है, और उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाना होता है, और ये भी समझना होता है, फॉर्मूले के माध्यम से समझना होता है कि जो कैपेसिटी है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, ताकि अगर हम कैपेसिटी को बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकें, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जितने भी कैपेसिटर आपके लिए आपको जानना जरूरी है जो आपके सिलेबस में है,
एडवांस तक के लेवल के लिए वो सब हम लोग बारी बारी वन बाय वन पढ़ेंगे। पर इस वीडियो में अभी हम लोग शुरुआत करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, और उसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस वाले वीडियो में कवर करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कोई भी आप हॉलो मेटेलिक स्फीयर, हॉलो मेटेलिक स्फीयर ले सकते हैं। इसका रेडियस मान लो कि r है, ये हॉलो है, अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं भरा है, यानी अंदर एयर समझ लो या वैक्यूम, बाहर भी वही है ना। आप इसके सरफेस को चार्ज देते हैं, आप इसके सरफेस को चार्ज देते, ठीक है। मान लो टोटल आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस स्फीयर को दिया, कितना चार्ज दिया क्यू, ओके। आप जानते हैं कि हॉलो अगर स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और पोटेंशियल, पोटेंशियल हर जगह पर अंदर स्फीयर के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, और कितना होगा, वही होगा जो स्फीयर पे होगा, सरफेस पे, है ना। तो अंदर या सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, कितना होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन रेडियस, ये होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो यहाँ Q की जगह पर आप लिख सकते हैं C इंटू वी। अब यहाँ देखिए आराम से V कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो इस तरफ आ जाइए, तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या बन रहा है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू r, है ना। मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, और इसके कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने है 4πε0 इंटू R। इसमें सिर्फ रेडियस का टर्म है, यानी अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो रेडियस आपको बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, यानी रेडियस अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटी, समझ गया, ओके। देख लो इसको ध्यान से, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ साफ साफ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही नॉलेज है, इतना ही तक आज के वीडियो में आपको सीखना है स्फेरिकल कैपेसिटर तक। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर से जुड़ी हुई कुछ और बातें पढ़ेंगे, और इसका एक और टाइप होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से आराम से समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया करें और ठीक से पढ़ने पे ध्यान दिया करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।